बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर हिंदुस्तान ने बॉर्डर्स की सिचुएशन बहुत हीटेड है, हिंदुस्तान हर गुजरते लम्हे पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, वहीं पर पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है किसी भी किस्म की एग्रेशन, किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आपको याद है, मशहूर ज़माना फैसला, उसका नजरसानी बेंच बन गया। उसके अंदर थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब का की मुलाकातें जो अभी तक बैन हैं, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी हैपनिंग डे रहा। अलीमा खानम साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी आज वहाँ पर नज़र आए हमें, वहाँ पर भी मुलाकातें चलती रही। इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के पैगामात जो आए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेनली हमारा फोकस होगा वो यही होगा कि हिंदुस्तान की एग्रेशन के जवाब देने के लिए कौम तो मुत्तहिद खड़ी है, क्या यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक यूनिटी का पैगाम सियासी जमातों की जानिब से भी पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और स्पेशली हिंदुस्तान को दिया जाना चाहिए एट दिस मोमेंट के जनाब हम पूरी कौम, मुल्क की तमाम सियासी जमातें किसी भी किस्म की जारहियत, किसी भी किस्म की एग्रेशन के खिलाफ खड़ी हैं। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रात को हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने बहुत लेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सर व्हाट अपडेट्स डू यू हैव ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रासा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो कौम को एतमाद में लेना और गाहे बगाए जो सिचुएशन एज इट डेवलप्स एंड एज इट इवॉल्व्स, बिल्कुल अता तारड़ साहब ने वो तमाम तर मामला जो है कौम के सामने रखा और सबके सामने था कि जो हमारे ख़दशात हैं कि जिस तरह एक झूठा बयानिया बना के भारत इस तमाम तर मामले के ऊपर जो उसका रद्द अमल है और जिस तरह की हरकत व सकनात भारत कर रहा है, सो ज़ाहिरी बात है कि अब तो इकोनॉमिस्ट के अंदर भी आर्टिकल आ चुका है और वो भी कह रहे हैं कि पहले तो भारत अपना केस प्रूव करे या किसी न किसी तरह कोई एविडेंस सामने लेके आए, कोई शवाहिद सामने लेके आए। एक हफ़्ता गुजरने के बाद भी अगर भारत के पास रत्ती बराबर सबूत भी नहीं है तो भारत हैज़ नो राइट एंड इंडिया हैज़ नो राइट कि किसी किस्म की जो है वो स्ट्राइक की धमकी दे या स्ट्राइक करने की कोशिश करे, बिकॉज पहले तो सबूत सामने आने चाहिए। और कल जो DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेसर था, उसके थ्रू तो अनडिनाइबल इररिफ्यूटेबल जो एविडेंस है वो आपके सामने है कि किस तरह स्टेट टेररिज्म जो है वो भारत उसको फ़रोग़ देता है और किस तरह ना सिर्फ बल्कि उनके कानून नाफिज करने वाले इदारे बल्कि उनकी अफवाज जो हैं वो उनके ऑफिसर्स जो हैं वो अब इस काम पे लगे हुए हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है और हमारे पास काफी सारी करें। मिसालें पास से भी है ना उनकी, वो तो उनकी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट, उनकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट की। सर ये मुझे बताइएगा, रात को की एक्टिविटी भी की गई बॉर्डर्स पे इंडिया की जानिब से? जी देखें, बिल्कुल जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है वो आपके सामने है, क्योंकि एक सेंसिटिव तमाम तर सारा मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में इसको देखना चाहिए कि ज़ाहिरी बात है कि हमारी मशक़ें तो जारी हैं, हम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इवेंचुअलिटी या कोई भी जो तमाम तर मामला हो। और इसी हवाले से रात के जो उनकी वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो उन्होंने तमाम तर जो है वो अपने एयरफोर्स के ज़रिए या दीगर जो मामला थे तो वो सामने थे और हमने बिल्कुल चेस भी किया उनके जो एयरक्राफ्ट्स क्लोजर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड क्लोजर टू द बॉर्डर जो थे सारा तमाम तर मामला। तो बिल्कुल हम पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। जहां पर ये ऑब्वियसली हमारी आर्म्ड फोर्सेस, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो आर्म्ड फोर्सेस की वॉर है, ऑब्वियसली हम सब की वॉर है, कौम सारी की सारी मुत्तहिद खड़ी हुई है। एट द सेम टाइम इस 2025 के अंदर ये नैरेटिव्स की वॉर भी है। हमें अपने बयानिए को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। वी हैव टू टेल देम द रियलिटी। डोंट यू थिंक ट्विटर, एक्स को अब अनबैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में? कम से कम हमारी यूथ, हमारे जर्नलिस्ट इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर फैक्ट्स को बयान कर सके। देखें बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम्स पे तो तमाम तर मामला सामने आपके सामने है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरह की इंगेजमेंट फॉरेन ऑफिस ने की है या हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने की है या मिनिस्टर्स ने दीगर ने की है, जो बातें जाके की हैं। डिफेंस मिनिस्टर को देखें, डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो है वो तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी इंगेज किया है और वो अभी भी कर रहे हैं। गाए बगाए तमाम तर सिचुएशन जो है
वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हम एड्रेस उसको कर रहे हैं और सोशल मीडिया के फ्रंट पे भी। अगर ये आप कहें कि नैरेटिव की जंग है तो बिल्कुल इंडिया तो ये जंग हार चुका है, क्योंकि इंडिया ने तो इल्ज़ाम लगा दिया 5-10 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे वाक़े के होने के बाद। लेकिन इंडिया आज कहाँ पे खड़ा है? इंडिया आज आपको नैरेटिव की जंग के बहुत पीछे मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये नैरेटिव की जंग जीत चुका है। सर, I'll go back to my question. Don't you think so कि इस नैरेटिव की वॉर के अंदर हमें ट्विटर को, एक्स को अनबैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मेरी और आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि उसको अनबैन करें, लेकिन उसी एक्स पे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी पहराए में भी इस सेंसिटिव सिचुएशन या इस ऐसी नाजुक सिचुएशन के ऊपर भी मतलब जिस तरह मुल्क दुश्मनी का जो आपको 100% होने मुल्क दुश्मन होने का सबूत मिलता है, जो हमारी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ और जो हमारे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, बल्कि चलें हम तो ज़ेर तनकीद रहते ही हैं एज पॉलिटिशियंस एंड कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सेंसिटिव टाइम पे जब हमारी आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स की तरफ हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं फुली किसी भी हवाले से, और बिल्कुल किसी भी किस्म की मुहिम जो हुई तो उसका पूरा करारा जवाब देने की जो है पाकिस्तान पूरी जो है उसमें महारत रखता है, और पाकिस्तान जवाब देगा। तो उनके ऊपर भी जिस तरह की तनकीद की जा रही है, मुझे अफसोस होता है। मतलब यहाँ पे आप तो ये कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स की एक बात है, बाकी सब प्लेटफॉर्म्स तो खुले हैं, इंस्टाग्राम खुला है, यूट्यूब खुला है, फेसबुक खुला है, दीगर प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि कुछ यूट्यूबर्स भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ जो है जहर उगल रहे हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के बस ये थे पाकिस्तानी अथॉरिटीज बना दी गई, लेजिस्लेशन हो चुकी है, अगर कोई आउट ऑफ द वे जाता है, स्टेट को कई वे पे हिट करता है, तो ऑब्वियसली कानून अपनी हरकत में आएगा। लेकिन यही सवाल मैं दोबारा से पूछूंगा कि बाकी सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपने खुद फरमाया कि काम कर रहे हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, देयर ऑल ऑपरेशनल, वो सारे बैन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, देन व्हाई ट्विटर, व्हाई एक्स? देखिए, ट्विटर का क्योंकि मेटा की हमारे साथ मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, मेटा ओन्स फेसबुक, मेटा ओन्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो तमाम तर ये प्लेटफॉर्म्स तो खुले हैं। जहाँ तक ट्विटर की आपने बात की है, तो ट्विटर ऑब्वियसली कानून का मतलब ये नहीं है कि कानून बिल्कुल ओपन एंडेड है, वहाँ पे उसमें कुछ सर्टेन रेगुलेशंस भी हैं, और अपने आप को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उस कानून के साथ रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। दे ऑब्वियसली हैव टू एंगेज विद अस, और यहाँ पे उनके ऑफिसेज भी होने चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई कंटेंट ब्लॉकिंग के हवाले से कोई बात आए तो कम से कम वो हमारी मुआवनत फरमा सकें, जिस तरह मेटा करता है, जिस तरह मतलब फेसबुक के ऊपर दे हैव अ कैंपेन कॉल्ड टेक इट डाउन, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द माइनर्स एंड चिल्ड्रन। तो ये तो कम से कम आप देखें ना कि कोई ऐसा ऑब्नॉक्शियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है तो बिल्कुल जो स्याह सबाक से हट के है, जो फेक न्यूज़ है, जो फॉल्स न्यूज़ है, जो प्रोपेगेंडा है, टोटली प्रोपेगेंडा अगर है तो फिर उसको टेक इट डाउन भी होना चाहिए। ब्राजील में भी है, दीगर ममालिक में भी है, उन्होंने भी ब्लॉक किया है। उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। एनीवेज प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। सर, हमने देखा कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट आ गई इन सारे सर्कमस्टांसिस के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब पहले स्टेटमेंट आ गई एज बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म, ऑब्वियसली एक रूलिंग पार्टी के हेड या कायद, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, उनकी जानिब से कोई क्लैरिटी के साथ मियां साहब की जानिब से अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही हिंदुस्तान के इशू पे? देखें, स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल आप मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है तो बिल्कुल डिस्कशंस हुई हैं। ये तो रिपोर्टेड, लेकिन बाय नेम नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पीएमएलएन की जानिब से कोई नहीं आई। जी, बाय नेम उनका जो मैसेज था वो थ्रू मीडिया रिपोर्ट हुआ है, बाय नेम रिपोर्ट हुआ है। आई ऑल्सो अर्ज यू टू चेक दिस अगैन, क्योंकि मैंने तो मीडिया पे वाइडली देखा है उसको कि वाइडली रिपोर्ट हुआ जब उनकी मुलाकात हुई और सीएम साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी, तो उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस जो है वो मीडिया ने पुट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इमरान खान साहब, एपीसी पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, कोई पैरोल पे रिहाई, या इमरान खान साहब से किसी तरह से कोई ऑफिशियल भेज के, सरकार के कोई बंदे भेज के, वज़रा को जाकर कोई ऑन बोर्ड लें, सिंस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है ना पीटीआई?
देखिए उस पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। उस पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन जो है वो रुकन कौमी असम्बली है। उस पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन की जो है वो यूनानिमसली हिमायत की है और उसको अप्रूव किया है और उसको पास भी करवाया है और उसके बाद तकरीर भी की हैं और पाकिस्तान के हक में तकरीर की हैं और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़े होने की जो है तकरीर और तमाम तर बातें की हैं। तो आई थिंक देयर नैरेटिव या देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज डेफिनेटली देयर। मतलब इससे क्या वो कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है अकील साहब, लेट मी ऐड टू दैट सर, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इमरान खान साहब के, उनसे कंसल्ट किया जाए कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट ही डिड व्हेन पुलवामा टुक प्लेस। सो हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है। What he did? And what exactly did he do at that time? Shot down a plane? तमाम तर मामला आपको पता है कि जी वहाँ पे जब मेरे से ज़्यादा आपने उसको कवर किया था, सो यू नो एग्जैक्टली पुलवामा के टाइम पे क्या हुआ जब एब्रिगेट हुआ 370 और 35A, फिर उनका क्या रिएक्शन था। आधा घंटा धूप में खड़े होने वाला रिएक्शन था एज प्रोटेस्ट। और उसके बाद अभिनंदन जब आया तो फिर उस तमाम तर मामले पे भी आपको पता है कि किस तरह चाय पिला के भिजवा दिया गया। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जब बुलाई थी, मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, आई डू अंडरस्टैंड आपका वक्त बड़ा कीमती है, वो खुद नहीं आए थे। माय लास्ट क्वेश्चन सर, वो खुद नहीं आए थे उस मीटिंग में, आपको याद होगा। ओके, जस्ट टू ऐड टू दैट, इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दूं, देन माय लास्ट क्वेश्चन सर, जिस चेयरमैन की आपके जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आप इमरान खान साहब की, कल बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, अपील, नजरसानी अपील, सिंस आप बड़े अच्छे माहिर कानून भी हैं, बाद में पॉलिटिशियन, पहले आप यू पास योर लॉ डिग्री, सर ऑथर जज ही नहीं है नजरसानी अपील केस में। 5 जजेस उनमें से जिन्होंने पहले केस सुना था वो नहीं है, अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। व्हाट इज हैपनिंग सर? देखें, अब ये तमाम तर मामला जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो एक 13 रुकनी बेंच है वो इस तमाम तर मामले को देखेगा। मैंने तो पहले भी गाय बगाए यही कहा कि इस तमाम तर मामले के ऊपर 2 खत तो स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस लिख चुके हैं, मेंबरान ने ओथ लिए हुए हैं, उनकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है, वजाहतें 2 आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। गो आई प्रॉब्ली एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ डू नॉट एग्री विद दोज, क्योंकि वो किसी आइन और कानून की कोई भी सपोर्ट उसको लैंड नहीं करती उस फैसले को। वहाँ पे डिसेंटिंग नोट्स भी हैं, वो भी आपके नज़र से गुजरे होंगे। तो ये तमाम तर मामला अब एक रिव्यू पिटिशंस हैं, तो ये लगनी चाहिए। मैंने पहले भी इस्तदा किया आज से तकरीबन Sir, I'm sorry I'm cutting you. My question was कि ऑथर जज तक बेंच का हिस्सा नहीं है। That was my question. कौन नहीं है? सॉरी, ऑथर जज, पिछली जजमेंट के ऑथर जज, वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। देखिए उसमें कुछ जजेस तो रिटायर हो चुके हैं, जाहिर बात है, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। एज क्लोजली एज पॉसिबल उस सेम बेंच को रखना चाहिए जो उसकी फॉर्मेशन है। बट सिंस देन वी हैव हैड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 26वीं आईनी तरमीम है, वो जाहिर बात है कि उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। तो ज़ाहिरी बात है कि अब उसको देखते हुए तमाम तर मामला है तो वो उस पहराए में देखा जाएगा। इससे ज़्यादा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं। अकील साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली ज़फ़र साहब ने, और इसी सारी करंट सिचुएशन के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल से। सर बिफोर इट के मैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी जानिब आऊँ। सर इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर्स, हिंदुस्तान की एग्रेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली वी आर एवरीबडी स्टैंडिंग राइट बिहाइंड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, स्टेट के पीछे खड़े हैं। सर कोई एपीसी के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, कोई इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा या वीडियो लिंक के जरिए लेना, या कोई इस तरह की कम्युनिकेशन पीटीआई के साथ हुई है गवर्नमेंट की जानिब से कोई? मैंने प्रपोजल बड़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे दिया था, सेनेट के फ्लोर पे मैंने ऑफर दी थी, और वो ऑफर पूरी पाकिस्तान में इस वक्त वो उसकी आवाज चल रही है। लेकिन वहां से
हुकूमत से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कोई इस पे पेशरफ्त नहीं की। और उस चीज का अफसोस है, क्योंकि इस वक्त ऐसा नाजुक मौका है और ऐसा अहम मौका है कि हुकूमत को भी दिखाना चाहिए कि वो सियासत से बढ़ के वो एक यूनाइटेड स्टैंड देना चाहती है इंडिया के खिलाफ। एक दिखाना चाहती है कि हम सारे एक ही सफ में खड़े हैं। लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। चलिए सर, रिसेंट डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं। कल भी कुछ वकला की मुलाकातें प्लान्ड थी, जो नाम दिए गए थे अडाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए, वो मुलाकातें भी नहीं हो सकी। फैसल चौधरी साहब की मुलाकात होती है। मैं किसके स्टांस के साथ जाऊं एज अ पाकिस्तानी? फैसल चौधरी साहब वाला स्टांस है या अलीमा खान साहब वाला स्टांस है? वो भी जेल के बाहर मौजूद थी। मेरे लिए दोनों सही हैं। जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, उनको उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको मिलने देने में कोई कतगन नहीं होनी चाहिए, उनको मिलने देना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी उनकी सोच होती तो वो जरूर मिलने देते, लेकिन वो एक तरह से तंग कर रहे हैं सबको। और इसको मैं टॉर्चर ही कहूंगा कि इमरान खान साहब को अपनी बहनों से नहीं मिलने दे रहे और बहनों को उनसे नहीं मिलने दे रहे। तो ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो अलीमा खान दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर फैसल चौधरी साहब मिले हैं और खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे उन्होंने पैगाम भेजे हैं बाहर, तो ये भी एक खुशाइन बात है कि कोई ना कोई तो जाके मिल रहा है उनको और कोई पैगाम तो वहां से आ रहा है। इमरान खान साहब जिसको नहीं मिलना चाहेंगे उसको कह देंगे कि मैंने नहीं मिलना, लेकिन उनका पैगाम मुझे जो आया है, क्योंकि वहां दो वकील भी गए थे उनके साथ, जहीर साहब और गिल साहब, जो हमारे केसेस कर रहे हैं, खान साहब के केसेस कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने पैगाम दिया था कि जो भी बल्कि मेरे स्पेशली मुझे पैगाम भिजवाया था कि अली को कहें कि वो फौरन मिले मुझे आके। अल्लाह पाक तो आपको डेमोक्रेटिक राइट्स और जो बाकी सारे राइट्स हैं, अल्लाह पाक के बाद तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है ना जिसने सबब बनना है। सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो ग्रुप है जिसने लिस्टें बनानी है, जिसने नाम भेजने हैं। सर बार बार आपका नाम क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं अगली बार मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब, डज ही लाइक यू सर? ये आप उनसे पूछें, मुझे तो किसी से कोई मसला। डू यू लाइक हिम सर? मुझे किसी से कोई मसला नहीं। देखिए, सारे अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपनी काविश कर रहे हैं। कोई किसी का हेड नहीं है, किसी का बॉस नहीं है, किसी के नीचे नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। सब अपना अपना जो जॉब्स हैं वो कर रहे हैं। हर कोई वॉलंटरीली पार्टी में आया हुआ है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की खातिर आया हूँ। उनका नजरिया, उनकी जो काविश है, उनकी जो रेवोल्यूशन है, उनका जो एक पूरा मैनिफेस्टो है, उसके लिए मैं आया हूँ। तो इसी तरह बाकी सारे भी अपने अपने मकासद के लिए आए। यहाँ कोई किसी से फायदा उठाने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है हर एक को साथ चलना चाहिए, हर एक को खुशाइन रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। और किसी को अगर कोई रंजिश है तो वो अपनी जगह चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, और इख्तलाफात होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। इख्तलाफात होने चाहिए मेरी नज़र में आपके प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे, और उसके बाद फिर फाइनल फैसले होते हैं, खान साहब करते हैं। कई बार हमारे मुखालफतें हुई हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हुए हैं, और उस पर फाइनली खान साहब ने फैसला किया। तो उसके बाद एक बार खान साहब फैसला कर दे तो फिर हम सारे उसके ऊपर मुतफिक होते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद होता है। सर ये जो सारी पॉलिटिकल कैंपेन है तहरीक इंसाफ की, ये स्टार्ट हुई थी इमरान खान साहब की रिहाई से। उसके बाद अगली फेज आ गई इमरान खान साहब तक रसाई के मिलने ही दिया जाए। उसके बाद आई एम सॉरी, मैंने कल भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया और मैंने माजरत पहले की, आई एम सॉरी, अब ये बात आ गई रुसवाई तक। रीजन कि इमरान खान साहब की फैमिली को, खवातीन को भी कल धक्के दिए गए, उनको पुश आउट किया गया, पुश बैक किया गया। सर इज इट बाय डिजाइन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को इमरान खान साहब से राब्ते खत्म कर दिए जाएं ताकि उनके जो भी नैरेटिव इमरान खान साहब का है, जो गुफ्तगू है, वो वोटर सपोर्टर तक ना आ सके तहरीक इंसाफ तक? जी कुछ ऐसा, देखिए पहले एक रूटीन चलती थी। रूटीन ये होती थी कि ट्यूसडे को वकला ने मिलना होता था, ट्यूसडे को ही फैमिली ने मिलना होता था, जुमेरात को पॉलिटिकल लोग आके मिलते थे। और
रूटीन में ये होता था कि जो मंगल का दिन होता था उस दिन काफी सारे वकील जिनको ख्वाहिशमंद थे खान साहब से मिलने के लिए, और जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान थे वो आ जाते थे डयाला में। हम सब दोपहर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम खड़े रहते थे। और उसके बाद डयाला गेट से आप अगर 20-25 वकला हैं तो उसमें से 6 को अंदर भेज दिया जाता था। बहुत बार हुआ कि मैं गया, नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं, कि चौथी बार मौका मिल गया। जी तो हम खुश ये होते थे कि कम से कम एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन एक रूटीन थी कि कोई ना कोई अंदर जाता था और वो जो खान साहब का पैगाम था वो बाहर तक आता था, और फिर एक पब्लिक को भी अवेयरनेस होती थी कि खान साहब क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो एक बड़ी मेरा ख्याल है एक जेल में रह के भी वो एक पूरी कैंपेन थी, एक 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 पॉलिटिकल कैंपेन भी, एक सोशल कैंपेन भी, और एक तरह से खान साहब की आवाज जिंदा थी पूरे पाकिस्तान में। सर कोई प्रेसिडेंट ऐसा है कि ऑथर, जज और वो तमाम जजेस जो माजी में 8 जजेस में से ज़्यादा जजेस अवेलेबल हैं जिन्होंने पहला फैसला लिखा या जिन्होंने केस सुना, वो सारा, उनमें से 8 में से 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हुए उनको इस नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। इवन मंसूर अली शाह साहब ऑथर जज को हिस्सा नहीं बनाया गया। माजी का कोई प्रेसिडेंट है सर ऐसा कि ऑथर जज ही को माइनस कर दिया जाए नजरसानी अपील बेंच से? कि देखिए, माजी में तो एक कॉन्सेप्ट था रिव्यू का। उस रिव्यू में तो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के बने हुए हैं कि आपने जिस जज जो ऑथर जज है कम से कम वो जरूर बैठे रिव्यू के लिए। लेकिन फिर आपको पता है अमेंडमेंट्स आई, कानून साजी भी हुई, और उसके बाद पोजीशन ये है कि अब एक अपील की स्टेज होती है, और एपेलेट कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं, या अगर नॉर्मल केस है तो चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं कि कौन सा बेंच हो, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक कमेटी है वो फैसला करती है फिक्सेशन का। तो अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है पहले से। बेहतर तो यही होता कि जो जजेस हैं वो शामिल हों, लेकिन इस पे कोई कदगन नहीं है कि दूसरे भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। येट अगेन सर, ऑथर जज के अवेलेबल होते, सुप्रीम कोर्ट में होते, ऑथर जज को रिव्यू पिटीशन में बेंच से माइनस किया जा सकता है? नहीं, रिव्यू बेंच में तो नहीं किया जा सकता जी, अपेलेट बेंच में किया जा सकता है। ओके। और हाउ होपफुल आर यू गाइस के ये अब रिव्यू में ये सारे नजरसानी मामले के अंदर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, कम से कम एक कानूनदान की हैसियत से, कि जो सिंबल दिया गया था उसके बाद जिस तरह इलेक्शन किया, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसको ही मिलनी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट ग्रुप इलेक्शन के बाद एक पीटीआई में आ गया। तो अब जो पीटीआई में एक जो उन्होंने सिंबल के बगैर लड़ा इलेक्शन, लेकिन एक बार इलेक्शन लड़के उन्होंने पार्लियामेंट में अपने आप को एक ग्रुप बना लिया, एक पार्टी के नीचे आ गए, तो फिर मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को ही मिलनी है, उसके मुताबिक ही मिलनी है। इसमें मुझे कोई शक नहीं नजर आता। वो जो जजमेंट है उसमें हो सकता है ऑब्जर्वेशंस को आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन जो फाइनल फैसला है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पीटीआई को ही मिलनी है। सर सिंस यू ब्रॉट इट अप के कल जो वकला मिल के आए हैं उनमें से 2 वकला उस्मान साहब जिनके आप नाम ले रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई, इमरान खान साहब ने आपके लिए कुछ पैगामात भी भिजवाए हैं एज यू सेड अर्लियर। सर कल हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी कोई बड़े सख्त पैगामात इमरान खान साहब ने भिजवाए हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि जनाब ये मैसेज कन्वे किया गया कि अली अमीन गंडापुर के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट होते हुए वहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है, अली अमीन को आईजी केपीके से पूछना चाहिए। सेकेंडली एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अब अली अमीन काम कर रहा है। येस और नो सर? देखिए, मेरी तो बात जो हुई है उसमें ऐसा इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। बड़ी तफसीली मुझे बताया गया है कि क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस गुफ्तगू का जिक्र चूंकि नहीं किया तो मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि ये बात हुई या नहीं हुई। सर मुझे मालूम नहीं। आज आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, अलीमा खानम साहिबा थी, बाकी लोग भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
वहाँ पर अलीमा खानम साहब ने पहली दफ़ा शिकवा किया है ILF कहाँ पर है वो तमाम लोग जो इमरान खान के ऊपर नाम के ऊपर वोट लेके प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। सर ये अप्रोच उनकी ठीक है, उनका ये शिकवा जायज़ है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं पहुँचते जब भी कोई इमरान खान साहब की पेशी होती है, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है? जी देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है कि आपने पहुंचना है, जो पहुंच सकता है, जो जब उनके अपने केसेस की हेयरिंग है तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लीडरान हैं PTI के, उनको तो ताकीद है कि आपने पहुंचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपने अटेंड करनी है hearings। तो ये तो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरा ख्याल है उन इंस्ट्रक्शंस पे कोई उसके बाद उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, तो वही कायम है इंस्ट्रक्शंस, और बिल्कुल पहुंचना चाहिए मेरी नज़र में हर एक को जो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है मौजूद, उनको पहुंचना चाहिए था। सर आई पर्सनली नो कि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स आपके माशाल्लाह नेशनल असेंबली के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इस्लामाबाद के अंदर आज भी मौजूद थे, और उनमें से शायद कोई 2-4 भी वहाँ पर नहीं पहुंचे जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इस्लामाबाद में मौजूद थे। सर मुझे इंप्रेशन ये मिलता है कि अगर इमरान खान साहब की ये इंस्ट्रक्शन या ये तायीद नहीं मानी जाती, उनके अपने केसेस के ऊपर, उनके नाम के ऊपर इलेक्टेड MNA MPAs नहीं पहुंच सकते असेंबली में, तो हो सकता है KPK और KPK के वज़ीर आला के लिए भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी उनके ऊपर भी ध्यान ना दिया जाता हो। अब देखिए, ये अब आपका बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, इसको जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो नहीं अगर फॉलो हुई तो इसको हम इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो उन पे पाबंदी की जाए। बाकी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो हुई या नहीं हुई, इसका मुझे कमेंट नहीं। आप स्पेसिफिक कोई अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं शायद जवाब दे सकूं सर मैं लेकिन यकीनी तौर पे पास्ट में तो जो इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं वो उस पे बहस भी हुई है, डिस्कशन भी होती है हमारी कमिटीज में, और उसके बाद अगर उसमें कोई तरमीम करनी हो तो खान साहब का वापस लेके जाया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस को इस तरह आप अमेंड कर दें। अब वो कई बार कर भी देते हैं, कई बार उसको चेंज भी कर देते हैं, कई बार वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं यही है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एक जमहूरी पार्टी में, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी हर पार्टी में है, ये होना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टू यू 9 मई के केसेस सर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे, बहुत सारे लोग जो इलेक्टेड हैं इस टाइम के ऊपर मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबलीज हैं, उनके बारे में अंसार भाई साहब की एक स्टोरी है कि जनाब इनको अगर उन केसेस में सजाएं होती हैं तो ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और यही तरीके इंसाफ के अंदर ये अप्रोच पाई जा रही है कि उससे पहले ही कोई ना कोई डायलॉग का तरीका का एस्टैब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ मामलात आगे बढ़ाए जाए। देखिए, डायलॉग की जो खबरें हैं वो काफी हर महल 15 दिन बाद वो आ जाती हैं, उभरती हैं, और कोई ना कोई उस पे हम पे डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई डायलॉग का कोई जेन्युइनली कोई ऐसी स्टेप्स हों या ऐसी कोई ऑफिशियल डायलॉग हो रहा हो। मेरी नजर अभी तक पिछले 2 साल हो गए हैं, कोई ऐसी नहीं हुई। हो सकता है कि इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने जरूर किया होगा लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसा नहीं हुआ। बेस्ट साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। APC का आइडिया भी, और फिर वो भी जाते जाते भी वो ये भी फरमा के गए कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, लेकिन APC के लिए इस सारे इतने सेंसिटिव इशू के लिए एटलीस्ट 2-4 घंटे के लिए उनको रिहा किया जाए, ऑल पार्टीज को कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, वहाँ पर इमरान खान साहब को भी लाया जाए। एनीवेज, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ भी। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। करंट बॉर्डर की एस्केलेशन, हिंदुस्तान की धमकियां, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू। सर, अभी तक की सिचुएशन तो ये लग रही है कि भारत अपनी एग्रेशन से बाहर नहीं आ रहा। व्हाट इज योर रीडिंग सर? जी हाँ, उसकी धमकियां भी चल रही हैं, कुछ फोर्स को भी मोबिलाइज कर रहा है, कुछ एयर फोर्स के वो आसमान में, स्काई में अपना वो भेज रहा है, अपना त्यारे भी कश्मीर की बॉर्डर करने, कुछ अपने ड्रोन्स भी इंटेलिजेंस के LOC के ऊपर जो है वो, इससे तो पता यही चलता है कि
भारत की धमकियां जो हैं और ये जो पाकिस्तान पे हमले को बार बार कह रहा है, तो वो उस सिलसिले में कार्रवाइयां जमीन पर कुछ कर रहा है। सर हम सब एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पूरी कौम हम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी है, इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़ी है। सर किस किस्म का वॉरफेयर, अल्लाह ना करे कि हो, अगर किस किस्म का वॉरफेयर ये पॉसिबल है इस मिस एडवेंचर में, आई वुड रादर से? देखिए, बात यह है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने किया है सियासी मकासद हासिल करने के लिए जी। उसमें काफी आवाजें हिंदुस्तान से उठी हैं कि ये पाकिस्तानियों का काम नहीं है। अगर काम है तो इंडियन नेशनल्स का है, कश्मीरियों का है, तो उसमें पाकिस्तान को धमकी देना या पानी बंद करने की मुनासिब नहीं है। तो ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं जी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये बहुत मोदी ने बार बार कहा है सब लोगों ने कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो उनके पब्लिक में बहुत उम्मीद पैदा हुई कि गोया कि पाकिस्तान को पता करने चल रहे हैं खुदा ना खास्ता। इसलिए वो इतना हाइप क्रिएट किया कि जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए। उसके लिए उसके पास एक मेजर ऑप्शन तो है एयरफोर्स का इस्तेमाल जी। दूसरा यह है कि कोई जो है ना भारी तोपखाना इस्तेमाल है या किसी सेक्टर में एनओसी के या कहीं पर थोड़ा बीच में घुसने की कोशिश करना। तो इस किस्म की कार्रवाई है जो वो कर सकता है दिखाने के लिए कि देखो जी मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो मैंने वहाँ जो कैंप थे एलओसी में तो उन पर गोलाबारी कर दी। इस किस्म का काम कर सकता है। जमीनी एक्शन जो है एक तो वो टाइम लगता है उसको लोगों को लाने में, लॉजिस्टिक्स में, एम्युनिशन पेट्रोल मूव करने में, और फिर उसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। तो उम्मीद है वो ऐसा काम नहीं करेगा बिकॉज दैट विल लीड टू ए फुल फ्लैश वॉर जो कि किसी के भी इसको मकसद हल नहीं करेगी और इंडिया के तो बिल्कुल भी नहीं करेगी मकसद हल। सर सिंस यू सेड एयरफोर्स यूज की जा सकती है, तो कल रात को भी देखा हमने, आज भी देखा, रिपोर्ट होता रहा राफेल उनके उड़ते रहे हैं एलओसी से परली साइड के ऊपर कहीं उड़ाते रहे। सर JF-17 F-16 जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास जो जंगी जहाज हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए आर दे गुड इनफ? अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बड़ी अच्छी वेपनरी है, बड़ा अच्छा टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है रेडार का और उनका अपना, और उनके पास जो हथियार हैं वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है 150 किलोमीटर तक दूर। यानी वो अपने साइड पर रहते हुए वो इंडियन बॉर्डर में 150 मील तक तैयारे को गिरा सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है। पाकिस्तान लगातार अपने हैं वो अपने इलाके में फिर रहे हैं। हमने भी एक्सरसाइज शुरू की हुई है अपने नॉर्दर्न एयर, हमारे जो है एयर ऑफिसर नॉर्थ का कमांडिंग एक्सरसाइज शुरू की हुई है। हम भी अलर्ट पर हैं। जल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते मैं फिर से, जो पिछले कई दिनों से मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जाते हुए, कि जंगें कभी भी सोल्यूशन नहीं होती। कोई सबूत हो इंटरनेशनल फोरम से रखिए, चलिए हमें नहीं देने डायरेक्टली, इंटरनेशनल फोरम से रखिए, किसी किस्म की भी आपको इंक्वायरी की ज़रूरत है, वी आर देयर टू कोऑपरेट। माजी में भी हिंदुस्तान इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने ही हिंदुस्तानियों के, अपने ही नेशनल्स, अपने ही मुल्क के लोगों का कत्लेआम कर चुका है। ये वही मोदी है कि मुझे हर रोज़ बताना पड़ता है कि ये वही मोदी है जो पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, इस खित्ता क्या, दुनिया की तारीख में वाहिद लीडर है या वाहिद वज़ीर आज़म है किसी मुल्क का कि जिसको उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका ने बैन कर दिया था। उसके किरदार, उसके कत्लेआम गुजरात में की वजह से उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद इसी के दौरे इक़्तिदार के अंदर यही वज़ीर आज़म होते हुए मोदी कनाडा के अंदर कार्रवाइयाँ, अमेरिका के अंदर कार्रवाइयाँ, बरतानिया के अंदर कार्रवाइयाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कार्रवाइयाँ, एंड एवरीबडी कॉल्ड हिम आउट। इनकी हर कार्रवाई हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तानी फ़ौज की और हुकूमत की रंगे हाथों पकड़ी गई और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाए, ये छुपते फिरे। बट इवन देन खुद से जो कार्रवाई करते हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर, उसको वो कार्रवाई करते हैं। जब पकड़े जाते हैं, जब अपने पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव करने होते हैं, तो इल्ज़ाम बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर धर देते हैं। मैं फिर जाते जाते गुजारिश करूंगा कि वो तमाम हिंदुस्तानी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, प्लीज़ नरेंद्र मोदी के, RSS के, हिंदुत्व के माइंडसेट को रिकग्नाइज कीजिए, पहचानिए, इसको खुद से बैठ के एनालाइज कीजिए कि इस शख्स की मुकम्मल सियासत आपको लड़वाने, आपको मरवाने, आपको कुर्बान करने और एक वो जुनून की हद तक लेकर जाने की ऊपर मुनहसर है। ही इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, ही इज़ नॉट गुड फॉर द रीजन, ही इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का अमन जो है मोदी शायद वो स्टेक पे लगाना चाहता है।
आई होप एंड प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और जो चीज़ डायलॉग से हल हो सकती है, जो कोई प्रॉब्लम, जो कोई इशू डायलॉग से रिजॉल्व हो सकता है, उसको डायलॉग से रिजॉल्व किया जाए। वरना माजी में अभिनंदन पकड़ा गया था, इस दफ़ा पता नहीं कितने अभिनंदन पकड़े जाएंगे, कितनों को चाय पिलानी पड़ेगी, लेकिन लास्ट टाइम अभिनंदन को वापस कर दिया गया था गुडविल जेस्चर के तौर पे। आई डोंट थिंक सो कि इस एस्केलेशन के बाद, जिस जंगी जुनून में भारत और मोदी मुब्तला है, इसके बाद आपका कोई भी पायलट, आपका कोई भी फौजी शायद वापस भी किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।